हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जितने भी पूरे चैप्टर, कुल 6 चैप्टर हैं। उन जितने भी चैप्टर में जितने पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब कि जो मैंने ये वीडियो बनाया उसमें मैक्सिमम एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने इसमें सारे डिस्कशन किए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियोस थोड़ा लेज़ी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है, तो आप इसे छोड़ के ना जाएं, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ढूंढने के बाद, बुक से कई जगह से निकालने के बाद मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। और ये इसे पढ़ लिए तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम में आपके 25 या 30 क्वेश्चन ज़रूर इसे मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है दोस्तों, और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं सिर्फ जो आंसर सही होगा उस पर डिस्कशन करूँगा। बाकी आप आंसर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और मैंने सभी चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट 10-10 क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हम सीधे आंसर की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम पूरा सारे आंसर को लेके चलेंगे तो हमारा ज़्यादा लेट हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट सीधे। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? बोथ बी और सी। इसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ बी और सी। बी क्या है? वेवलेंथ पर और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों पर प्रकाश का रंग निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दीप्तमान की प्रदीप्तमान दक्षता स्रोत के तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बन और आर्क लैंप आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। कहाँ उपयोग किए जाते हैं दोस्तों? तो कार्बन और आर्क लैंप आमतौर पर सिनेमा प्रोजेक्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉलिड एंगल की इकाई क्या होती है? जो सॉलिड एंगल होता है उसकी इकाई क्या होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की इकाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। अब देखिए, कैंडेला की इकाई, हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। कैंडेला की इकाई क्या होती है? कैंडेला की इकाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन देखें। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमिन है। क्या है? ल्यूमिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, अब आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रदीप्त प्रदीप्त सतह से आपतित फ्लक्स की दिशा के साथ अभिलंब द्वारा बनाए एंगल की कोज्या के समानुपाती होता है। इसका आंसर, आठवें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लैम्बर्ट कोज्या नियम के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, सटीक कार्य करने के लिए आवश्यक प्रदीप्ति स्तर लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 500 LM/मीटर। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दीपक लगभग एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है? तो 10वें का आंसर हो जाएगा ए, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप एक वर्णीय प्रकाश स्रोत देता है। ठीक है, अब हम 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर से है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट के क्या गुण होते हैं? जो एक अच्छा हीटिंग एलिमेंट होता है उसका क्या गुण होता है? दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका गुण हीटिंग एलिमेंट का। ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि उपयोग किया जाता है। जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो उसका यूज़ दोस्तों हम करते हैं नॉर्मली रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य की किरणें वायुमंडल को गर्म किए बिना पृथ्वी तक पहुंचती हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, विकिरण इसका कारण है। ठीक है, अब हम देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो कंडीशन के अनुसार हीट ट्रांसफ़र तब तक नहीं होता है जब तक, तो इसका आंसर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों निकायों के तापमान समान न हो तब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में इस्तेमाल की जाने वाली हीटिंग विधि है। तो इसका आंसर क्या विधि होगी? इसका आंसर हो जाएगा बी, रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे
16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुक रुक कर काम करने के लिए निम्न में से कौन सी भट्ठी उपयुक्त है। रुक रुक कर काम करने के लिए निम्न में से कौन सी भट्ठी उपयुक्त है। तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, इनडायरेक्ट आर्क भट्ठी रुक कर काम करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, डैश में तापीय चालकता का हाईएस्ट वैल्यू क्या है। जो तापीय चालकता का हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, भट्ठी के अंदर का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्टिकल पैरोमीटर के द्वारा भट्ठी के अंदर का तापमान मापा जाता है। ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन कह रहा है इंडक्शन हीटिंग असामान्य रूप से उच्च है। कहाँ उच्च है दोस्तों, तो बी फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कह रहा है नाइक्रोम वायर का उपयोग सुरक्षित रूप से कहाँ किया, कितने डिग्री सेल्सियस के लिए किया जाता है। जो नाइक्रोम वायर का उपयोग सुरक्षित रूप से किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी 1150 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे 21 क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर से है। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर द्वारा हम अपेक्षित घनत्व का मापन करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैराडे के प्रथम नियम का रूप है। जो फैराडे थे उनके प्रथम नियम का रूप क्या है, m इक्वल टू जेड क्यू और m इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है दोस्तों। तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैराडे के द्वितीय का रूप क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए m1 बाई m2 इज इक्वल्स टू e1 बाई e2 इज इक्वल्स टू z1 बाई z2। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखेंगे अब 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ECE का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। ECE का पूरा नाम क्या है। ECE का पूरा नाम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है दोस्तों। जितने भी ये फुल फॉर्म दे रहा है दोस्तों, ये अधिकतम एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है दोस्तों। अब हम 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातुओं का प्रायः किसका विद्युत लेपन किया जाता है। जो धातु होती है उस पर किसका विद्युत लेपन किया जाता है। तो दोस्तों 25वें का आंसर हो जाएगा डी, सभी पर, मतलब कि सिल्वर, क्रोमियम, निकिल, इन सब पर विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम 26 क्वेश्चन देखें। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत लेपन प्रक्रम कितने पदों में पूर्ण होती है। जो विद्युत लेपन प्रक्रम है वो कितने पदों में पूर्ण होती है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 पदों में। कितने पदों में दोस्तों, 3 पदों में पूर्ण होती है। ठीक है। अब हम 27 क्वेश्चन देखेंगे, धातुओं पर संक्षारण का प्रभाव किन कारणों से होता है। तो धातुओं पर संक्षारण का प्रभाव दोस्तों धातुओं की प्रकृति के कारण, वायुमंडलीय प्रभाव के कारण, पानी में डूबे रहने के कारण, इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो शायद इसमें दिख नहीं रहा है, वो दूसरे वाले में चला गया। ठीक है। अब हम 28 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत लेपन का प्रयोग होता है धातुओं को जंग से बचाने के लिए, धातुओं की सजावट के लिए, धातुओं को वायुमंडल प्रभाव से बचाने के लिए, मतलब इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। दोस्तों आप ध्यान देंगे कि आपका आंसर जब ऑल ऑफ एबव दिया होगा तो अधिकतम आंसर वही होगा दोस्तों, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। अब 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी धातुएं होती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विद्युत का सुचालक होता है। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत का सुचालक होती हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विश्लेषण की सहायता से एक धातु की सतह को किसी अन्य धातु पर चढ़ाने की क्रिया कहते हैं। क्या होता है, विद्युत लेपन। जब हम किसी धातु को किसी अन्य धातु पर चढ़ाते हैं उसे विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 31 क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से है। 31 से 40 तक। तो अब 31 क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेशन साइकिल के दौरान हीट में रेफ्रिजरेंट प्रतिशत द्वारा अवशोषित की जाती है। क्या अवशोषित की जाती है दोस्तों, 31 का आंसर हो जाएगा डी, वाष्पित, इवोपरेशन। ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे 32 की तरफ। 32 क्या कह रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का अनुमानित हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, -75.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, C02 का अनुमानित फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफर्म है कि एग्जाम में आएंगे। 33 का आंसर हो जाएगा ए, -56.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, NH3 का क्वथनांक बिंदु होता है, NH3 का क्वथनांक बिंदु -33.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। 35 क्वेश्चन कह रहा है वायु प्रशीतन प्रणाली किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, वेल कोलमैन चक्र पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रेफ्रिजरेटर गैस कौन सा है। तो दोस्तों 36 का आंसर हो जाएगा सी, R134A। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन, घरेलू रेफ्रिजरेटर पर कार्य करता है, घरेलू रेफ्रिजरेटर किस पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र पर कार्य करता है। ठीक है। नोजल का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान देंगे, नोजल का उपयोग किस में नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में नहीं किया जाता है। ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 टन प्रशीतन किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 210 किलोजूल पर मिनट। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से आदर्श प्रशीतन के गुणों में गलत चुनिए। मतलब कि निम्न में से आदर्श प्रशीतन के गुणों में गलत चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, निम्न गुप्त उष्मा। क्या होगा आंसर, सी, निम्न गुप्त उष्मा। ठीक है। अब हम चलते हैं 41 क्वेश्चन जो है चौथे चैप्टर से। तो क्या कह रहा है, ट्रैक्शन वर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मीटर प्रेफर्ड की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंक्रोनस मोटर प्रेफर्ड की जाती है। कौन सा मोटर प्रेफर्ड की जाती है, सिंक्रोनस मोटर ट्रैक्शन वर्क के लिए। ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे 42 क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर हमेशा लोड पर स्टार्ट होती है। दोस्तों इसमें से कौन सी मोटर हमेशा लोड पर स्टार्ट होती है, कन्वेयर मोटर भी होती है, फ्लोर मिल मोटर भी होती है, फैन मोटर भी होता है, यानी ऑल ऑफ एबव आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब 43 देखेंगे। 43 क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए प्रेफर्ड किया जाता है, जो ऑटोमेटिक ड्राइव होता है उसके लिए क्या प्रेफर्ड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर प्रेफर्ड किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पावर प्रेस चलाने वाली मोटर के लिए लोड साइकिल होगा, पावर प्रेस चलाने के लिए जो लोड साइकिल होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा, इंटरमीडिएट एंड वेरिएबल लोड। ठीक है दोस्तों। 45 देखते हैं, ओवरलोड ट्रैवलिंग क्रेन्स के लिए निम्न में से कौन सी मोटर प्रेफर की जाती है। जो ओवरलोड ट्रैवलिंग क्रेन्स होती है उनके लिए कौन सी मोटर प्रेफर की जाती है, शॉर्ट टाइम रेटेड मोटर। ठीक है दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा इसका। हम अब 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 क्वेश्चन कह रहा है सिंथेटिक फाइबर मिल के लिए प्रेफर किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर मिल होता है उसके लिए कौन सा मोटर प्रेफर किया जाता है, डी, शंट मोटर। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है। अब 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग लिफ्ट में किया जाता है। दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है, इंडक्शन मोटर का भी प्रयोग कर सकते हैं लिफ्ट में। ठीक है दोस्तों। तो लिफ्ट होता है उसमें इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रख रखाव के लिए मोटर के किस भाग पर अधिकतम ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों किसी मोटर का रख रखाव करने के लिए किस भाग पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बियरिंग। जो बियरिंग होता है दोस्तों, अगर उसमें जंग पकड़ ले तो वो मोटर चलेगा नहीं, वर्क नहीं करेगा, इसलिए बियरिंग को ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। 49 क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर को बार बार शुरू करने के लिए और रोकने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये किस मोटर को बार बार रोकने और स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो लिफ्ट में मोटर लगे होते हैं उनको बार बार रोकने और चलाने की आवश्यकता होती है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, और हॉइस्ट में। ठीक है दोस्तों। अब 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 क्वेश्चन कह रहा है, मोटर एक नियत गति वाली मोटर है, मोटर एक नियत गति वाली मोटर है। कौन सी नियत गति वाली मोटर दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंक्रोनस मोटर एक नियत गति वाली मोटर है। ठीक है। कंटिन्यूटी उसकी बनाई रखती है। अब देखेंगे 51 क्वेश्चन, ये 5th चैप्टर से है। ठीक है दोस्तों। देखेंगे ये क्या कह रहा है, फीडिंग पोस्ट पर प्रदाय शक्ति ट्रैक्शन वर्क हेतु पटरी के ऊपर OAE को प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 kV सिंगल फेज AC मोटर। ठीक है दोस्तों। 52 क्वेश्चन देखेंगे। 52 क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक सबसेक्शन में विभाजित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा, सी। अब 53 क्वेश्चन देखेंगे, इंटरप्ट निम्न तेल धारक स्विच होते हैं। इंटरप्ट निम्न में से तेल धारक स्विच होते हैं, कौन से होते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डबल पोल वाले। ठीक है। अब हम देखेंगे
54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 क्वेश्चन कह रहा है आकाशीय बिजली से 25 kV कैनेटरी की सुरक्षा का उपयोग फेज चालक के ऊपर करके किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओवरहेड ग्राउंड वायर में। ठीक है। 55 क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के मिश्र धातु से बना संपर्क तार की कठोरता होती है, कितना होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, संपूर्ण अनुप्रस्थ कार में समान रूप से। ठीक है। अब हम देखेंगे 56 क्वेश्चन को। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में उपयुक्त ओवरहेड वायर का भार लगभग होता है, कितना होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.4 kg पर मीटर। ठीक है। अब देखते हैं 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 क्वेश्चन कह रहा है विद्युत कर्षण में जब दो सिरोपरी चालक मतलब ओवरहेड लाइन तारों को आइसोलेटर या इंटरप्ट्स के द्वारा जोड़ा जाता है तो इसे ओवरलैप कहते हैं, इंसुलेटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंसुलेटर, यानी 57 का आंसर हो जाएगा ए, इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों। 58 क्वेश्चन कह रहा है पारंपरिक रूपी न्यूट्रल सेक्शन में सेंट्रल स्पैन की लंबाई होती है, कितनी होती है दोस्तों, तो इसकी लंबाई होती है 49.5 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेलवे। दोस्तों वीडियो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम देखेंगे 59 क्वेश्चन को। 59 क्वेश्चन कह रहा है रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है, किस सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट 60 क्वेश्चन को। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइसोलेटर की स्थापना की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आइसोलेटर की स्थापना की जाती है परिपथ के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करने के लिए आइसोलेटर का यूज़ किया जाता है, या एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने के लिए भी आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं ये PDF दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं PDF। और दोस्तों अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो कन्फर्म है कि आपके 30 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि आपके सारे दोस्त, सारे भाई इसे पढ़ सकें और उनका क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।